हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आज अपन लास्ट पढ़ने वाले हैं। जितना भी अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे उनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव आज अपन सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको अच्छे से देख लें, तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ समरी भी देने वाला हूँ जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। सॉलिड स्टेट के बारे में जितना भी डिटेल में अपन ने पढ़ा है उन सब का थोड़ा सा समरी भी मैं आपको वहाँ पर देने वाला हूँ, तो आप उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पर इसके नोट्स अलग से मुझे देने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका समरी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो इतना सब अपना जो एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के 4 ऑब्जेक्टिव आपको आने वाले हैं वो कवर करने के लिए बहुत होता है। यदि कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, तो आप सारे वीडियो को अच्छे से डिटेल से पढ़ें और जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पूरे अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आपको उस एनसीईआरटी की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप ये सभी वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको सारी एग्ज़ाम के लिए ये कवर हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आज। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखें आप आपका। देखो इसमें लिखा गया है कि कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। देखिए आप पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ें, क्या लिखा है इसमें, कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो मैंने आप लोगों को कल ही समझाया था, सॉलिड की प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था, कुचालक अर्धचालक, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो निम्न ताप पर, केवल निम्न ताप पर ही क्या होता है, स्थायी होता है। जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, परम शून्य ताप पर कोई क्रिस्टल जो होता है, कहा था ना कल मैंने एक बात करी थी, यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके अंदर अव्यवस्था आ जाती है। जब अपन ने बिंदु दोष पढ़े थे तब इस चीज़ को समझा था। तो निम्न ताप पर आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका निम्न ताप पर। ताप अगर कम है तो आपका जो क्रिस्टल है वो कैसा होगा, उस अस्तित्व उसका स्थायी होगा। ठीक है, ठोस अवस्था के अस्तित्व में अनुकूल सबसे क्या रहेगा, निम्न टेम्परेचर। अगर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी, या तो वो मेल्ट होने लग जाएगा, उसके अणुओं में गतिशीलता आ जाएगी, फिर ठोस अवस्था नहीं रहेगी। तो ठोस अवस्था में उसका अस्तित्व कब तक है, जब तक टेम्परेचर क्या है, कम रखा गया है, निम्न ताप रखा गया है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस का अभिलक्षण है। क्रिस्टलीय ठोस की बात की गई है। ठोस जो थे वो 2 प्रकार के थे, एक आपका था क्रिस्टल और एक आपका था अक्रिस्टल। याद आ रहा है कुछ, क्रिस्टलीय ठोस और एमोर्फस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं ये क्रिस्टल कैसे होते हैं, विषम देशिक होते हैं। याद है कुछ, और अक्रिस्टल जो है वो कैसे हैं, समदेशिक। तो विषम देशिक और समदेशिक का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आइसोट्रोप और एन आइसोट्रोप। मैंने कहा था कि कोई भी क्रिस्टल अगर आपका है, अगर उसके अलग अलग दिशाओं में उसके भौतिक गुण जो है वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं विषम देशिक। और सभी दिशाओं में उसके भौतिक गुण समान हैं, मतलब वो आपका कैसा है, समदेशिक। तो जो क्रिस्टल होते हैं उनके अलग अलग दिशा में अपन अगर देखते हैं तो उनके जो गुण हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आपका क्रिस्टल जो है वो कैसा हुआ, विषम देशिक हुआ। इसका मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये विषम देशिक है। ठीक है, फिर अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। आपका अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और पीछा पूछा गया कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है आपको ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड। तो मैंने कहा था कि जब आपसे पूछा जाए अक्रिस्टल के बारे में कहा गया है, अक्रिस्टल के बारे में कहा गया, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाया था, मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, और स्टार्च, ये सब मैंने आपको लिखवाए थे। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है कांच, क्वार्ट्ज, तो ग्लास के अंदर आ गया वो, और उसका आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है SiO2।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच जो है अगर इसकी बात की जाए, क्वार्ट्ज कहा गया है, क्वार्ट्ज कांच लिखा हुआ है, कांच, इसके अपवर्तनांक के बारे में कहा गया है। तो ये कांच जो है ये कैसा ठोस हुआ? अक्रिस्टलीय। बात को ध्यान से समझेंगे, कांच है तो वो कैसा ठोस हुआ? अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। और अक्रिस्टल के बारे में अपन ने कहा है वो समदेशिक होता है, मतलब उसके सभी दिशाओं में उसके गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि क्वार्ट्ज जो कांच जो होता है इसका अपवर्तनांक होता है तो सभी दिशाओं में समान होता है, क्योंकि ये कैसा ठोस है? आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो कैसा होता है? समदेशिक होता है, मतलब सभी दिशाओं में इसके गुण जो है समान होते हैं। तो अपवर्तनांक की बात की तो अपवर्तनांक भी सभी दिशाओं में क्या होगा? समान होगा। चलिए फिफ्थ वाले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस के निश्चित गलनांक का कारण है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पढ़ा था अपन ने कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। तो गलनांक निश्चित होने का कारण क्या है? मैंने आप लोगों से क्रिस्टल को कहा था कि जो क्रिस्टल होता है, यहाँ सबसे पहली तो बात हो गई कि इनका गलनांक जो है आपसे पूछा गया है कि गलनांक निश्चित है। क्यों? इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेट होता है। क्यों ऐसा कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि मैंने आप लोगों से कहा था जो क्रिस्टल होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं, दीर्घ परास तक। लॉन्ग रेंज के लिए इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, रेगुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका गलनांक जो होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 वाला ऑब्जेक्टिव देखें। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु किस बंध द्वारा बंधे रहते हैं? आपका अगला ऑब्जेक्टिव कहा गया है कि जो आपका आयोडीन है, क्रिस्टल बाद के आपके पास कोई आयोडीन का क्रिस्टल है तो इसके अंदर जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं? आयोडीन के बीच में कौन सा बंध होगा? I2 फिर बॉन्ड I2 फिर बॉन्ड I2, मतलब यहाँ पर अणु है, एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है। ये आणविक क्रिस्टल के बारे में बात हुई है। तो मैंने कहा था आणविक क्रिस्टल के बीच में कौन सा बंध होता है? वान डेर वाल आकर्षण बंध। इसको एक और कहा जाता है लंदन बल, इसको लंदन बल भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर इन दोनों में से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है जालक ठोस है। जालक यानी आपका, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो सहसंयोजक क्रिस्टल होता है उसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। जो अपन ने कोवेलेंट क्रिस्टल पढ़ा था, सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा था, उसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। कहा था मैंने, समझाया था कि सहसंयोजक क्रिस्टल जो होता है इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। नेटवर्क का मतलब हुआ जालक, जाल बनाता है, बहुत बड़ा जाल होता है। मैंने कहा था इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी एटम्स जो होते हैं वो एटम बहुत सारे, जैसे कार्बन जैसे डायमंड को अगर देखेंगे तो बहुत सारे कार्बन एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जाल के समान होता है, इसलिए इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो जालक क्रिस्टल। तो उसी का एग्जाम्पल पूछा गया है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कि जालक ठोस किसे कहेंगे, मतलब आप समझ जाएं कि आपसे सहसंयोजक ठोस का उदाहरण पूछा गया है। तो सहसंयोजक में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? हीरा। ठीक है, सहसंयोजक क्रिस्टल में मैंने क्या पढ़ा था? हीरा पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, सिलिका पढ़ा था। ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिका, है ना, कोरंडम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है? अगला ऑब्जेक्टिव आपका है ग्रेफाइट। 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव को अगर आप देखेंगे, 8 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं, उसकी अगर बात करें तो ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं वो भी विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और आपका हीट के लिए, दोनों के लिए गुड कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर होता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मैंने कहा था कि जो चालकता आती है वो या तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है या आयनों की गति के कारण आती है। तो ग्रेफाइट में कोई आयन तो होते नहीं, ग्रेफाइट तो कार्बन से मिलकर बना हुआ। तो ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ग्रेफाइट के अंदर, उसकी वजह से उसमें चालकता आती है। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट की अगर अपन बात करें, 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में बहुत सारे कार्बन होते हैं। अगर अपन बात करें तो कार्बन एक परमाणु है और इसमें बहुत सारे परमाणु हैं और परमाणु से मिलकर जो बना है वो आपका सहसंयोजक क्रिस्टल हो गया। अगर अपन
पूरा 2 कार्बन को एक साथ मान लें, अणु फॉर्म में मान लें, तो ये आणविक क्रिस्टल भी हो सकता है। तो इसको आप सहसंयोजक क्रिस्टल बोल सकते हो, आणविक क्रिस्टल बोल सकते हो, ठीक है। परंतु आप इसको आयनिक क्रिस्टल नहीं बोल सकते हो, इसमें आयन नहीं है, तो इसको आयनिक क्रिस्टल में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। कौन से भाग में इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ये पूछा गया है, तो आयनिक क्रिस्टल में आप इसको वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्बन पर आयन्स नहीं होता है, आयन नहीं होते हैं। अभी जस्ट कहा इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, इसमें आयन नहीं होते हैं। फिर आया आपका 10 वाला, मोम उदाहरण है। वैक्स की अगर बात करें, मोम जो है आपका किसका उदाहरण है, तो मोम आपका हो जाएगा आणविक क्रिस्टल का उदाहरण, आणविक क्रिस्टल। उनको देखेंगे, मोम उदाहरण है। वैक्स की अगर अपन बात करें तो वो आपका आणविक क्रिस्टल होता है। कैसे, तो वैक्स की अगर बात करें तो वैक्स जो होता है ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मतलब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बना उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह सब होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोकार्बन के अणु से मिलकर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के अणु से मिलकर आपका क्या बनता है, वैक्स बनता है, और अणुओं से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, आणविक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, वैक्स जो होता है आप लोगों को मोम के बारे में पता ही होगा, 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो आपका मोम जो होता है वो पिघलने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका टेम्परेचर कम है तभी आपका मोम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मोम आपका कैसा क्रिस्टल हुआ, आणविक क्रिस्टल हुआ, क्योंकि उसके अवयवी कण, रचक कण क्या हो गए, अणु हो गए। काय से मिलकर बनता है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर आपका मोम बनता है। चलिए अगला 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कोवेलेंट क्रिस्टल में पढ़ा था मैंने, कहा था ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। फिर सभी क्रिस्टलीय पदार्थ को मूल क्रिस्टल प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जब आपसे क्रिस्टल पदार्थ के बारे में कहा गया है तो आपको बताना है कि क्रिस्टल पदार्थ जो होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अपन ने पढ़े थे। मैंने इनको याद करने का आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, कट और हेड। इसके बारे में डिटेल में आप कहाँ पढ़ेंगे, जो पार्ट मैंने आपको दिए हैं, बहुत सारे पार्ट आपको दिए हैं, उनमें आप देखेंगे तो जहाँ मैंने लिखा है टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, उस वाले पार्ट में आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। चलिए फिर बात करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को कह सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, मैंने कहा था कि जो वास्तविक ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं उनको वास्तविक ठोस कहा जाता है, और जो अक्रिस्टल होते हैं इनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। स्यूडो को अगर हिंदी में बात करें तो छद्म ठोस इनको कहा जाता है। ठीक है, स्यूडो सॉलिड इनको कहा जाता है। 14 वाला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किन्हें आणविक ठोस नहीं माना जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या क्या है देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका सिलिकॉन। से किन्हें आणविक ठोस नहीं माना जा सकता, जो अणुओं से मिलकर बना हुआ है नहीं माना जा सकता, वो क्या है, तो देखो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये पूरा एक अणु हो गया, ये आपका अणु हो गया, ये आपका अणु हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। मतलब आप तो सीधा याद रखें, ये आपका जो कार्बन फैमिली वाले होते हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब सहसंयोजक क्रिस्टल बनाते हैं, आणविक क्रिस्टल नहीं बनाते। तो ये आपका सहसंयोजक क्रिस्टल है, ये आणविक क्रिस्टल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और 15 वाला देखें, 15 वाले ऑब्जेक्टिव को देखें। इसमें लिखा गया है कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखन को प्रदर्शित कीजिए। मैंने कहा आपसे कल ही पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होता है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, उसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है किस तरीके से व्यवस्थित होता है वो समझाना है। तो प्रति है एंटी लोह चुंबकीय, इसमें क्या होता है, एक सीधा हो जाता है, दूसरा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, इस तरीके से इनका विन्यास जो है वो अरेंज हो जाता है। बस यही आपको बताना है इसमें। कल ही मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया था। कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है, तो ऐसा ठोस जो विद्युत का चालक नहीं है, आपको इसके बारे में बात करनी है। तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आयोडीन विद्युत का चालक नहीं होता है, मतलब आप इसमें सहसंयोजक क्रिस्टल के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आणविक क्रिस्टल के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे H2O बर्फ, ठीक है, और सॉलिड CO2 शुष्क बर्फ जिसको अपन कहते हैं,
इन सब में विद्युत प्रवाहित नहीं होती हैं, ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। फिर ऑक्साइड जो धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। एक ऐसा ऑक्साइड है जिसमें धातुओं के समान गुण पाए जाते हैं, इसको आप याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है ये ऑक्साइड है, धातु नहीं है, धातु का ऑक्साइड है, परंतु फिर भी इसके अंदर धातु के समान विद्युतीय गुण उपस्थित होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। फिर 18 वाला देखें आप, 18 वाले में क्या कहा, धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। यदि कोई धनायन जो होता है वो अंतराकाशी स्थल में आ जाए, अंतराकाशी स्थल का मतलब समझते हो ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब आपका कोई क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये आपका एक क्रिस्टल हो गया। और इस क्रिस्टल के ये जो अणुओं के बीच का जो वैकेंसी होता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराकाशी अवकाश। अगर कोई धनायन इस अंतराकाशी अवकाश में आ जाता है तो ऐसा दोष कौन सा दोष होता है, मैंने कहा था आप लोगों से कि जब फ्रैंकल दोष होता है तो धनायन का आकार उसमें क्या होता है, छोटा होता है, तो धनायन जो होता है उस अवकाश के अंदर आ जाता है, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष। मैंने कहा था अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारे ऑब्जेक्टिव इजी वे में सोल्व कर लेंगे। कुछ ही ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अपने को इसको पढ़ने की जरूरत है, बाकी ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे सारे। चलिए अगला देखते हैं, क्रिस्टल में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, क्वेश्चन पूछा गया कि शॉटकी दोष जो है वो कब आपका दिखाई देगा क्रिस्टल में। तो अपन ने पढ़ा था शॉटकी दोष मतलब क्या होता है, जब जालक से समान संख्या में जालक से समान संख्या में धनायन और ऋण आयन क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। मैंने कहा था शॉर्ट लगता है, ऐसे याद रखने का कहा था मैंने, शॉर्ट लगाएंगे तो बॉल बाउंड्री से बाहर हो जाता है। मतलब जब शॉटकी दोष होता है तब धनायन और ऋणायन, जितनी संख्या में धनायन निकलेगा उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ऐसा दोष क्या होता है आपका, शॉटकी डिफेक्ट होता है, शॉटकी दोष होता है। चलिए 20 वाला देखेंगे, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें मिश्रित करना होगा। बात को ध्यान से समझेंगे। आपके पास सिलिकॉन का, कल मैंने इसी का एग्जांपल दिया था आपको कि आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इससे आपको एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन मतलब मैंने कहा था जब भी आपको एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें आप ऐसी अशुद्धि मिलाएं जो इलेक्ट्रॉन दाता हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सके। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन की संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें मैं 15 ग्रुप का फॉस्फोरस मिला दूं, फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दूं, तो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये फिर से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। कल ही अपन ने इसको सीखा है सॉलिड स्टेट के पार्ट 9 में। आप अगर देखेंगे तो आपको ये एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर दिख जाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ, फॉस्फोरस मिला रहा हूँ, फॉस्फोरस मिलाऊंगा तब जाके मुझे कौन सा मिलेगा, एन प्रकार का। मतलब एन का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आ रही है, इसलिए उसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से चालकता आई है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहा गया है। तो अपन ने कौन सा मिलाया, फॉस्फोरस मिलाया। अब क्वेश्चन देखो क्या था, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को उसमें मिश्रित करना पड़ेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1 2 3 4 5। संयोजकता कक्ष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 5 संयोजकता वाला। यही एक चीज और समझा दूं, अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि पी प्रकार का बनाना है तो पी प्रकार का बनाने के लिए आप उसमें क्या लिखोगे, आपको 3 संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा। यहाँ संयोजकता पूछी गई, 5 संयोजकता वाला अगर मिलाया तो एन प्रकार का अर्धचालक मिला। अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम मिला देता हूँ तो एल्यूमिनियम की संयोजकता तो 3 होती है, तो 3 तो ये सिलिकॉन के साथ बंद बना लेंगे और एक यहाँ पर क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, होल बन जाएगा, जिसको अपन धनात्मक छिद्र कहते हैं, पॉजिटिव होल कहते हैं। तो अब कौन सा बन जाएगा, पी प्रकार का बन जाएगा। तो पी प्रकार का बनाने के लिए संयोजकता कितनी चाहिए, 3 संयोजकता। अब एक तो ये पूछा जाता है
कि अगर आपको n प्रकार का बनाना है तो कितनी संयोजकता वाला आपको यौगिक मिलाना पड़ेगा, 5 संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा। अगर p प्रकार का बनाना है तो कितनी संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा, 3 संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ग्रुप का, कौन से समूह का तत्व अगर आप मिलाओगे तो आपको n प्रकार का मिलेगा, और कौन से समूह का मिलाओगे तब जाके आपको p प्रकार का मिलेगा। तो ये आपका जो है फॉस्फोरस जो मैंने मिलाया था, ये आपका कौन से ग्रुप का हो गया, 15 समूह का हो गया, और ये आपके कौन से समूह का हो गया, 13 समूह का हो गया। तो इनका समूह भी याद रखना है। 13 समूह का अगर आप तत्व मिला रहे हो तो आपको p प्रकार का मिलेगा, और 15 समूह का मिला रहे हो तो आपको कौन सा मिल जाएगा, n प्रकार का मिल जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, सिलिकॉन के अंदर मिलाने की कहा जाए तब, ठीक है। चलिए अगला देखें, 21 वाला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपको फास्ट लग रहा है तो आप पहले एक क्वेश्चन का आंसर समझें, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट कर लें, उसको समझ लें, उसके आंसर को अच्छे से देख लें, फिर प्ले करें, इस तरीके से देखें। चलिए 21 वाला देखें। तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। अब बात को ध्यान से समझेंगे। आपसे कहा गया कि आपके पास यूनिट सेल जो है वो FCC टाइप का है, बात को समझना। फिर उसने कहा कि इसमें आपको बताना है कि इस इकाई कोशिका में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या आपको निकालना है। मतलब आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है ये कितनी होती है किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, जो अवयवी कण होते हैं, जो रचक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जस्ट डबल होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किसमें, अवयवी कणों की संख्या में। अगर आपसे यहाँ अष्टफल की रिक्तियाँ पूछी जाती तो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी समझाया था कि जितने अवयवी कण होते हैं उतनी ही अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं, और जो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या जो होती है वो अवयवी कणों से जस्ट डबल होती है। तो अपने को चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या निकालना है, किसमें, FCC में। तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि जो FCC इकाई कोशिका है, FCC जो इकाई कोशिका है इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, ये भी मैंने निकालना आपको सिखाया। FCC में क्या होता है, सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, ये सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होता है, और कोनों के साथ साथ जो फलक है, जितनी भी फेस है, उन सभी फेस के सेंटर में भी आपको क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, एक नीचे होगा, एक अप होगा, ठीक है, ऊपर भी बना देते हैं। तो 6 फलक होती है, फलक के बीच में भी होता है और सभी कोनों पर भी होता है। तो कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित है, 1/8 × 8 = 1। और फलक के केंद्र की अगर बात करें तो फलक के केंद्र पे कितना हो जाएगा, फलक के केंद्र पे हो जाएगा 1/2 × फलक कितनी होती है 6, तो कितना आ जाएगा 3। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4। यानी FCC इकाई कोशिका में 4 परमाणु होते हैं। तो ये अपने अवयवी कणों की संख्या आ गई। अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, 4। आपको निकालना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब मैंने यूनिट सेल पढ़ाया था, आप उसको जाके वीडियो को जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अपन 2 में मल्टीप्लाई कर दें 4 का, तो कितना आ जाएगा 8। तो अवयवी कणों की संख्या 4 थी, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। आपसे कह दिया जाए कि FCC इकाई कोशिका है, उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप उसके अवयवी कण निकालें और डबल कर दें, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। अष्टफल की पूछे तो डबल करने की जरूरत ही नहीं है, 4 आंसर आ जाएगा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 22 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 में क्या कहा है, पढ़ें। AGBR क्रिस्टल द्वारा कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था अकबर को याद रखें, AGBR को कैसे याद रखें, अकबर। और ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी है, दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और शॉटकी डिफेक्ट भी होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसमें आप दोनों आंसर लिख देंगे, शॉटकी और फ्रैंकल। अब 23 वाला देखेंगे। किस युग्म में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है। ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें संकुलन क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो संकुलन क्षमता अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले ठोसों में संकुलन मैंने पढ़ाया था। जो 3D वाला था वो अपन ने पढ़ा था कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है
HCP टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक पड़ा था CCP टाइप का क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो था इसको मैंने आपको कहा था कि ये FCC भी इसको कहा जाता है, फेस सेंटेड क्लोज पैकिंग भी इसको कहा जाता है, FCP। तो ये जो 3D वाला जो होता है इसकी संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक टाइप का यूनिट सेल बनता है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर FCC यूनिट सेल का, दोनों में यहाँ पर जनरली FCC यूनिट सेल ही होता है। तो इन दोनों की संकुलन क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 74%। जो FCC यूनिट सेल के लिए पढ़ा था अपन ने, सभी टाइप के यूनिट सेल के लिए अपन ने पैकिंग इफिशियंसी निकाला है, संकुलन क्षमता निकाला है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर नहीं पूछा, यूनिट सेल के अंदर नहीं पूछा है, यहाँ काय के अंदर पूछा है किस युग्म में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है। तो आपको यहाँ पर ये वाला दे दिया है, HCP दे दिया जाए, CCP दे दिया जाए। तो आपको याद रखना जो 3D वाले HCP और CCP अपन ने पढ़े थे, इन दोनों की संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 74%। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला 24 वाला क्वेश्चन देखें, ये भी मैंने समझाया है तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो ये आपको ईजी हो जाएगा। 24 देखें, 24 में क्या कहा गया है? अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है। अंतः केंद्रित घनी इकाई कहा गया है, मतलब BCC यूनिट सेल के बारे में कहा गया है। कौन सी यूनिट सेल के बारे में कहा है? BCC इकाई कोशिका के बारे में कहा गया है। तो इसमें कितना स्थान रिक्त रहता है और कितना % जो होता है इसका भाग भरा हुआ रहता है। तो मैंने पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता पढ़ा, अभी जस्ट कहा मैंने। तो अपन ने पढ़ा था BCC के लिए जब अपन ने कैलकुलेट करा था तो आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर जो टोटल पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो 68% होती है। ठीक है, 68% भाग तो ये क्या करते हैं, अणु जो है स्थान घेर के रखते हैं, 68% स्थान घेर लेते हैं। तो वॉइड कितनी बची, रिक्तिका कितनी बची? रिक्तिका आपकी हो गई 32%। तो इसने क्या पूछा है? अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? तो वॉइड का परसेंटेज आपका ये हो गया, रिक्त स्थान कितना होता है? 32% होता है। ये भी मैंने पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ लेना वहाँ पे जाके। 25 वाला क्वेश्चन देखिए आप, जब तक सारे वीडियो आप अच्छे से नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आने वाला है। किसी संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप संयोजन संख्या समान होती है। ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें उप संयोजन संख्या धनायन के लिए देखें तो भी बराबर होती है, ऋणायन के लिए देखें तो भी बराबर होती है। मतलब जितने उसमें धनायन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। मतलब आपका NaCl। इसमें अगर बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटेड होता है, फलक केंद्रित इकाई कोशिका इसके अंदर होती है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 होता है। 6 को अगर देखें सिंपल 2D स्ट्रक्चर में देखें, सपोज मान लो ये आपका Na+ है, ये Cl- है, इधर Cl- हो जाएगा, यहाँ Na+ हो जाएगा, फिर यहाँ Cl- आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Na+। फिर थोड़ा और बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, पहले मैं इस Cl को अगर देखूं तो यहाँ अगर 2D स्ट्रक्चर में देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समझते हैं ना कितने विपरीत आयन से घिरा हुआ है। तो क्लोरीन की अगर बात करूं तो ये 1 2 3 4 4 Na से घिरा हुआ है। 3D स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसके ऊपर भी एक Na होगा और इसके पीछे भी एक Na होगा। मतलब यहाँ पर क्लोरीन आपका 6 Na के द्वारा घिरा हुआ है। तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आया? 6 आया। Na का देख लो, सपोज इस Na की बात करें तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, तो इसके ऊपर भी Cl होगा। ठीक है, इधर भी Cl होगा, यहाँ ऊपर भी Cl होगा और पीछे भी Cl होगा। मतलब यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। मतलब Na के लिए भी, धनायन के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6, और ऋणायन के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। मतलब ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन का समन्वय अंक दोनों के लिए अगर बात करेंगे तो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है 6:6 में। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, और भी बात करेंगे अपन इसके बारे में बाद में। 26 वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर भी समझ में आ जाएगा। 26 वाला क्वेश्चन देखिए, अपमिश्रण, इंग्लिश में बात करते हैं इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग को हिंदी में भी आप डोपिंग लिख सकते हैं और इसको अपमिश्रण भी लिखते हैं। दूसरा पदार्थ मिलाना, अपमिश्रण करना, तो नाम से समझ में आ रहा है। अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? अपमिश्रण मतलब मैंने कहा था कि यदि कोई कुचालक पदार्थ है तो उसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो वो चालक बन जाता है, थोड़ी बहुत उसके अंदर चालकता आ जाती है, तो ऐसा पदार्थ अर्धचालक कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर बनाने का एक तरीका अपन ने पढ़ा था डोपिंग करना, कुछ मात्रा में उसके अंदर अशुद्धि मिला देना। तो अशुद्धि मिलाने से उसके अंदर क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? अधिक हो रहा था। ठीक है, अगर अपन ऐसी अशुद्धि मिला रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता थी तो वो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रही थी, और ऐसी अशुद्धि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है अगर वैसे मिला रहे हैं तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर रही थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करने से? डोपिंग करने से। मतलब यहाँ पर जो दोष आया वो कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन दोष।
नाम से समझ में आया कौन सा दोष आया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन दोष, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो दोष को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन दोष। फिर 27 वाला देखें, 27 वाला क्वेश्चन देखेंगे। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर बनता है। अब देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसके अंदर आप क्या मिला रहे हो, इलेक्ट्रॉन धनी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि आप मिला रहे हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगी, उसके अंदर बढ़ा देगी। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगी मतलब आपका कौन सा टाइप का बन जाएगा, एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, आप उसको पूरा डिटेल में अगर समझ लेते हैं सेमीकंडक्टर को तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 27 वाला हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है उसको जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो स्थायित्व हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी उनमें चुंबकत्व रहता है। तो मैंने कहा था कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसको जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, अगर इनके इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सभी का अगर अलग अलग दिशा में है तो जैसे ही आप इन पर चुंबकीय क्षेत्र डालते हो इन सब का स्पिन कैसा हो जाता है, एक ही दिशा में हो जाता है। बस यही कारण है कि इनके द्वारा क्या होता है, स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सबका स्पिन एक तरफ हो गया, अपोजिट कोई है ही नहीं, सब एक ही तरफ हो गया, तो चुंबक का आघूर्ण बढ़ जाता है और स्थायी चुंबक बन जाता है। फिर आए 29 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। 29 में दिया है इकाई कोशिका में संकुलन क्षमता का सही क्रम क्या है। इकाई कोशिका में आपको संकुलन क्षमता का क्रम बताना है। संकुलन क्षमता का क्रम मतलब किस में ज़्यादा होता है, फिर कम, सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर किस में कम होता है, सबसे कम किस में होता है, उसकी बात करें तो FCC इकाई कोशिका की संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है 74%। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें तो BCC इकाई कोशिका का 68% होती है, और सबसे कम अगर अपन बात करें तो SCC इकाई कोशिका होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो इसकी सबसे कम होती है, कितनी होती है यहाँ पर इसकी होती है 52%। तो सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता किसकी हुई, FCC की, यानी फलक केंद्रित इकाई कोशिका की, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और सबसे लास्ट में आ गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो ये परसेंटेज आप याद रखेंगे तो ये ऑर्डर भी आप जमा सकते हैं। फिर 30 वाला देखें। 30 वाला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है, ऐसा दोष जिसको प्रभंश दोष भी कहा जाता है। तो जो आपका फ्रैंकल दोष होता है इसका एक नाम और होता है प्रभंश दोष, नाम याद रखना है और कुछ नहीं है। 31 वाला देखें, NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। आपसे कहा गया है कि NaCl क्रिस्टल आपके पास है, कौन सा क्रिस्टल है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं जो आपको याद रखना है। NCERT की बुक खोलें और जितनी भी यूनिट सेल होती हैं उन सब के एग्जाम्पल भी आप थोड़े बहुत याद रखें। आपको पता होना चाहिए कि NaCl में किस टाइप का यूनिट सेल होता है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देखें कि NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी है। अब आपको इसमें जो NaCl क्रिस्टल है इसके अंदर आपको चतुष्फलकीय रिक्तियाँ निकालनी है। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, अवयवी कणों की जस्ट डबल होती है। तो अवयवी कण निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर यूनिट सेल कौन सा है। जब तक यूनिट सेल नहीं पता है तब तक आप नहीं बोल सकते कि इसके अंदर अवयवी कण कितना है। ऐसा नहीं कि एक Na गिन लिया, एक Cl गिन लिया और हो गया, 2 हैं और यहाँ पर चतुष्फल की डबल कर दी 4 हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, फलक केंद्रित। अभी जस्ट मैंने अभी इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि जो NaCl होता है उसमें जो यूनिट सेल होती है वो कैसी होती है, फलक केंद्रित होती है, FCC टाइप की होती है। और फलक केंद्रित इकाई कोशिका की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अवयवी कण कितने होते हैं, यानी इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसके अंदर परमाणु की संख्या होती है 4। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 का डबल कर दो, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप जब तक पुराना नहीं पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप देखें 32 वाला ऑब्जेक्टिव, किस व्यवस्था में अष्टफल की रिक्तिका बनती है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें अष्टफल की रिक्तियाँ बनती है। तो अपन ने 3D वाला जो क्लोज पैकिंग पढ़ा था उसमें 2 टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही, HCP टाइप का और CCP टाइप का, 2 टाइप की पढ़ी है। दोनों में अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो ये AB टाइप का है
और ये आपका कौन सा है, ABC टाइप का। यहाँ पर A वाली जो लेयर होती है, याद आ रहा होगा कुछ, A वाली लेयर जो होती है वो 2D वाली होती है, पढ़ा था अपन ने 2D में, जो अपन ने सेकेंड वाला टाइप पढ़ा था 2D की HCP वाली, ठीक है। और B जो होता है ये कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर उपस्थित होता है। और इसकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो खाली रहती है, इस पर कोई भी उपस्थित नहीं होता है। वॉइड तो होती है, मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो दिख रही है वहाँ पे, लेकिन उस पर कोई परमाणु नहीं होता है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे भी परमाणु आ जाता है तो आपकी ये वाली संरचना बन जाती है ABC टाइप की। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, फर्क इतना है कि इस पर परमाणु उपस्थित नहीं होता है। किस पर, अष्टफल की रिक्तिका पर कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता है, और यहाँ पर अष्टफल की रिक्तिका पर भी परमाणु उपस्थित होता है। इस तरीके से यहाँ पर 3 लेयर बन जाती हैं। एक तो बनती है आपकी 2D वाली HCP की, एक बनती है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और एक बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। मतलब ये 2 ऐसी संकुलन क्षमताएं हैं या ऐसा संकुलन है जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किस व्यवस्था में अष्टफल की रिक्तिका बनती है। तो HCP में भी अष्टफल की रिक्तिका बनती है और CCP में भी अष्टफल की रिक्तिकाएँ बनती हैं, दोनों में अष्टफल की रिक्तिकाएँ बनती हैं। फिर अगला आता है आपका 33 वाला। 33 वाला देखेंगे, कौन से दोष से घनत्व घटता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से दोष से घनत्व घट जाता है। तो अपन ने पढ़ा था शॉटकी दोष। क्या पढ़ा था, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है, एक धनायन और उतनी संख्या में ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। अब परमाणु क्रिस्टल से बाहर चला गया तो द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। इकाई कोशिका का आयतन तो उतना ही है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। और द्रव्यमान कम होने की वजह से उसका घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 वाला। यहाँ दिया हुआ है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में प्रत्येक सीजियम आयन, जो आपका सीजियम आयन होता है, उसके निकटवर्ती पड़ोसी कितने होते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि सीजियम क्लोराइड जो होता है, इसकी व्यवस्था की अगर बात करें तो BCC टाइप की होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, सेंटर में आपका रखा हुआ है सीजियम। ये सीजियम आपका कहाँ रखा हुआ है, सेंटर में रखा। आप समन्वय अंक निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। तो सेंटर में सीजियम रखा हुआ है, बाकी सभी ये जितने भी कोने, इन सभी कोनों पर कोने क्लोरीन उपस्थित है। तो इस सेंटर वाले का जो कितने अणुओं से घिरा हुआ हो गया, तो ये आपके सभी कोने, ये बीच में आपका रूम के बीच में आपने एक बॉल रख दिया है या एक परमाणु रख दिया, तो उसका कॉन्टेक्ट आपके सभी कोनों पर हो गया, 8 कोनों पर हो गया। तो यहाँ सीजियम जो है इन सभी 8 कोनों से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 8 हो गया। एक सीजियम आपका 8 कोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 8 कोनों पर क्लोरीन उपस्थित है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये कोना भी, अगर मैं इस कोने की बात करूँ तो यहाँ मैंने कहा था इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, इधर भी रूम है, ऊपर भी रूम है। तो ये क्लोरीन भी 8 रूम से जुड़ा हुआ है, 4 नीचे के रूम और 4 ऊपर के रूम, और सभी रूम में सीजियम रखा हुआ है। तो क्लोरीन भी 8 सीजियम के द्वारा जुड़ा हुआ है और एक सीजियम भी 8 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर समझ गया कि कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसका यूनिट सेल जो होता है वो BCC टाइप का होता है, और सीजियम जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। और सभी कोनों पर कौन उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 वाला। 35 वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि फलक केंद्रित घनीय संरचना है। मतलब आपका जो यूनिट सेल है वो कैसा है, FCC टाइप का है। तो इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है ना। FCC का मतलब आप जानते हैं, सभी कोनों का मिलाकर 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा। और सभी फलक पर होता है, तो फलक का 1/2 और फलक होती है 6, तो कितना हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया 4। ये मैंने फास्टली पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा दिया, तो आप इसको कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखें 36 वाला क्वेश्चन देखें। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री यौगिक का एक उदाहरण है। अगर आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब आपका हुआ अरस समीकरण नीति, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में अगर बात करें
तो यौगिक का एक उदाहरण है। तो मैंने अरस समीकरण नीति में आप लोगों से एक उदाहरण बताया था कि आपके पास आयरन के 2 ऑक्साइड हैं, एक FeO और एक होता है Fe2O3। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों को मिक्सअप कर दें तो क्या हो जाएगा Fe3O4। ये वाला एग्जाम्पल आप इसमें याद रख लें, और भी एग्जाम्पल मैंने बताए थे, ये आप याद रखें इसमें। फिर 37 वाला क्वेश्चन देखें। एक सामान्य सूत्र AX और 6 कोऑर्डिनेशन संख्या वाले आयनिक क्रिस्टल के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय अंक दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मैंने आपको डिजिट याद करवाए थे। क्या डिजिट याद करवाए थे, 3, 4, 6, 8। ठीक है, एक तो ये डिजिट याद करवाया था, एक और डिजिट मैंने याद करवाया था, इसको ऐसे लिख देते हैं 3, 4, 6, 8। एक नंबर और एक डिजिट और मैंने याद करवाया था कि आप याद रखेंगे 155, 0.155 से 0.225, फिर 0.225 से 0.414, फिर 0.414 से 0.732 और 0.732 से 0.1। अब ये मैंने कैसे याद करवाया था, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, वीडियो में मैंने अच्छे से पहले समझा दिया है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखो समन्वय अंक 6 दिया हुआ है और कहा गया है कि इनका जो आयनिक त्रिज्या है वो किस रेशो में हो सकती है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये रहा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो त्रिज्या अनुपात इसके बीच होता है। किसके बीच होता है, 0.414 से 0.732 के बीच होता है। ये भी मैंने आपको समझाया है, टेबल कैसे याद करना ये भी मैंने आपको समझाया है। तो आप पिछले पार्ट जो है उनको देख लें। 38 वाला देखें। 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे FCC संरचना में प्रति गोले में अष्टफल की सतहों की संख्या कितनी होती है। प्रति गोले के अंदर अष्टफल की सतहों की संख्या कितनी होती है। तो जब सतह पूछी जाती है, ऑक्टाहेड्रल सतह पूछी जाती है तो कितनी होती है, 8 होती है। 8 कैसे होगी, वो कोनों से पूछा गया है। कोने कितने होते हैं, आप कोने याद रखें, 8 कोने होते हैं, तो उसके हिसाब से आप सतह बता सकते हैं कि कितने होते हैं, 8 होते हैं। 39 वाला क्वेश्चन देखेंगे। किसमें फ्रैंकल त्रुटि होती है। फ्रैंकल त्रुटि आप IGBR लिख दें, ये दोनों जगह काम आता है। तो आप ये वाला एग्जांपल यूज़ कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर और दूसरे एग्जांपल भी मैंने बताया था कि फ्रैंकल त्रुटि में आप क्या याद रखें, Ag के साथ कोई भी हेलोजन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्रोमीन ही लिखें, वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर 40 वाले क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा गया है किसी क्रिस्टल के एकक सेल में परमाणु की संख्या 2 है तो क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी। तो क्रिस्टल की संरचना देखो, परमाणु की संख्या कहा गया, अवयवी कण संख्या या परमाणु की संख्या, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु की संख्या दे दी जाए, परमाणु की संख्या दे दी 2 और आपसे पूछा गया है कि यूनिट सेल आपका कौन सा हुआ। तो अपन यूनिट सेल अपन ने कौन कौन सी पढ़ी है, BCC पढ़ी है, FCC पढ़ी है और SCC पढ़ी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है, सभी कोनों पर उपस्थित था, केवल कोनों पर। तो कितना हुआ, 1। FCC में कोने पर होता है और फलक के केंद्र में होता है, तो इसमें कितने हो गए, 4। BCC में क्या होता है, कोनों के साथ साथ एक बीच में भी उपस्थित था, केंद्र में भी उपस्थित था, तो कोनों का मिलाकर 1 और जो बीच में रखा हुआ है 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो BCC में 2 होता है। तो यहाँ कहा है कि परमाणु की संख्या अगर 2 है तो संरचना कैसी हुई, इकाई कोशिका कौन सी हुई, BCC टाइप की हुई। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 40 की बात करते हैं अपन 41 वाले क्वेश्चंस की। 41 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका क्रिस्टल है उसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसके द्वारा क्रिस्टल के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो मैंने आप लोगों को कल शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों के बारे में बताया था। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, न तो आयन बाहर जाता है, न बाहर से कोई आयन अंदर आता है। उसमें होता क्या है कि जो धनायन होता है, जिससे अपन यहाँ फ्रैंकल दोष की अगर बात करें तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, क्रिस्टल बना दिया है अपन ने, तो कोई पॉजिटिव आयन जो है अपने यहाँ से जालक बिंदु से हटकर कहाँ जाएगा, अंतराकाशीय अवकाश में आ जाएगा। तो अपना स्थान परिवर्तन हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर टोकरी है उसमें अगर आपने फ्रूट रखा है तो फ्रूट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। जगह चेंज करने से कोई द्रव्यमान कम ज़्यादा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आयन ने केवल जगह चेंज करी है। फ्रैंकल दोष में यही तो होता है, धनायन जो होता है जालक बिंदु से हटकर कहाँ जाता है, अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है, इंटरस्टेलर स्पेस में आ जाता है। तो फ्रैंकल त्रुटि के अंदर जो घनत्व होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। मैंने कल आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 वाला। किसी अंतर केंद्रित घनी संरचना वाले तत्व में कुल, अब ये कहा गया है कि BCC आपके पास यूनिट सेल है और उसमें जो इकाई कोशिका की संख्या है यानी यूनिट सेल जो है वो कितना है, ये दिया हुआ है
12.08 इंटू 10⁻23 इतना यूनिट सेल उसके अंदर है। तो इस सेल में कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे, परमाणु की संख्या निकालनी है, ठीक है। बीसीसी टाइप का आपका यूनिट सेल है और आपके पास टोटल यूनिट सेल कितना है 12.08 इंटू 10⁻23 इतना यूनिट सेल है। तो आपसे पूछा गया कि आपके पास परमाणु कितने हैं। तो एक यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं, पता आपने को बीसीसी टाइप का यूनिट सेल जो होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं 2, एक तो सभी कोनों पर उपस्थित होता है और एक केंद्र में होता है, तो 2 परमाणु उपस्थित होते हैं एक इकाई कोशिका में। तो इतनी इकाई कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24.16 इंटू 10⁻23 10⁻23 तो ऐसा कैसा रहेगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.69। तो ये आपका 42 वाला हो गया। अगला देखेंगे 43 वाला। 43 में कहा गया है कि विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से प्राप्त त्रिविम जालक या ब्रेविस जालक कितने होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम जो है टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, ठीक है, और जालक जो होते हैं वो कितने होते हैं 14 होते हैं, मैंने समझाया था आप लोगों को, है ना। और तल की बात आती है उनमें, मतलब उसके अंदर जो आपके ब्रेविस तल होते हैं वो कितने होते हैं तो 23 होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जालक होते हैं क्रिस्टल सिस्टम आपका 7 होता है और उससे मिलकर बनने वाले जालक कितने होते हैं 14 होते हैं। 14 टाइप की इकाई कोशिकाएं होती है, तो सभी इकाई कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का जालक बनाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें 44 वाले क्वेश्चंस की, तो इसमें लिखा गया है कि बिंदु दोष पाया जाता है। तो आयनिक ठोसों में मैंने कहा था कि आयनिक ठोस, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आयनिक ठोसों में किस प्रकार का दोष होता है, तो बिंदु दोष। बिंदु दोष केवल आयनिक ठोस में होता है। 4 प्रकार के अपन ने क्रिस्टल पढ़े हैं, 4 प्रकार के सॉलिड पढ़े हैं, उसमें से केवल आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर ही आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है। प्रतिचुंबक की पदार्थ का उदाहरण है, मैंने आपको कल बहुत सारे उदाहरण बताए थे, एक उदाहरण था टाइटेनियम ऑक्साइड। यहाँ आप बात करेंगे आपको कैसे पता करना है, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि ये प्रतिचुंबकी है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइटेनियम को यहाँ पर लिखो और इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लो। ऑक्सीजन संख्या निकालने का तरीका बताता, ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसकी कितनी होती है -2 होती है, 2 ऑक्सीजन की मिलाकर -4 हो गई, तो टाइटेनियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई +4। बस अब Ti+4 का क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो और देखो कि अंतिम में आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, युग्मित मिलेंगे, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। चलिए अगला देखो 46 वाला। 46 में क्या कहा गया है, इसमें कहा है क्रिस्टल तंत्र में सममिति तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। वही मैं भी कह रहा था कि 7 तो आपके पास क्या होते हैं क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 14 आपके ब्रेविस जालक होते हैं, और अगर आपसे तत्वों के बारे में कहा जाए सममिति के तत्व कितने होते हैं तो 23 होते हैं, 23 होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 47 वाला। सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। सोलर सेल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं, तो सोलर सेल जो होते हैं इनमें कौन सा पदार्थ यूज़ होता है, तो सोलर से आप याद रखें SN, इसको कहा जाता है टीन, तो इसके अंदर टीन का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे 48 वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आपके पास जो मैच बॉक्स होता है, माचिस का जो बॉक्स होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, उसमें किस टाइप का यूनिट सेल बन रहा है। तो माचिस जो होती है उसमें होता है विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, और इसके बारे में मैंने कहा था कि इसकी सभी भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो सभी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोर की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनका कोण जो होता है अल्फा = बीटा = गामा की अगर मैं बात करूं तो सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। परंतु इनकी एज की बात करें, कोर की बात करें, तो सभी लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं होती। मैच बॉक्स को देखा ना, उसकी चौड़ाई कुछ और होती है, लंबाई कुछ और, ऊंचाई कुछ और, ठीक है। सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सभी का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब ये कैसा हो गया, विषम लंबाक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 49 वाला। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठोस अवस्था में तो आप सहसंयोजी क्रिस्टल के बारे में कहा तो आप सीधा कहा जाए कार्बन फैमिली में जाए, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सहसंयोजी क्रिस्टल बनाते हैं। तो यहाँ आप एग्जाम्पल लिख दे इसमें से, सिलिकॉन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 50 वाला। अब देखो इसको आपको सोल्व करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास फलक केंद्रित घनी जालक है, कौन सा है, FCC टाइप का इकाई कोशिका है। इसमें A जो है वो कोने पर उपस्थित है। इसमें A आपका कहाँ उपस्थित है, कोनों पर,
तो कोनों पर अपन संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, यही अपन करते हैं। फिर उसने कहा है कि जो b है वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है। कहाँ है, फलक के केंद्र पर। तो इसके लिए संख्या कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। फिर इसने आगे कंडीशन दिया है कि यदि एक फलक केंद्रित बिंदु पर b का एक परमाणु अनुपस्थित हो, मतलब b जो है वो सभी फलक पर उपस्थित नहीं है, एक जगह से क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब वो 5 पर उपस्थित है, तो आंसर आ जाएगा अपना 5/2। अब रेशो निकाल लो, सूत्र पूछा गया है तो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a का रेशो कितना है 1, b का रेशो कितना आया 5/2, इसके अपोन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2:5, तो फॉर्मूला हो जाएगा A2B5। इस टाइप के सवाल मैंने आप लोगों को करवाए थे, तो ये इसका सूत्र हो गया। वो कंडीशन दे देता है, कहीं से गायब कर देता है, जो गायब करता है, अगर मान लो यहाँ पर एक जगह से गायब करा तो 5 ले लें, टोटल 6 फलक होती है, एक जगह से गायब हो गया तो फलक कितनी बची 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करें, अगर 2 जगह से गायब करेगा तो 4 का मल्टीप्लाई करें, ऐसे आप निकाल लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 51 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा है यदि a घन के किनारे की लंबाई हो, क्या कहा है, a जो है वो घन के किनारे की लंबाई है, तो घन की बात करें, काय केंद्रित परमाणु, मतलब आपका कौन सी वाली यूनिट सेल की बात कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहा है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जल्दबाजी ना करें, पहले उस क्वेश्चन का मतलब समझें फिर आंसर की बात करें, तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब इसके बीच में भी एक परमाणु रखा हुआ है। तो सपोज मान लो एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये बीच वाला हो गया, और एक परमाणु आपका ये हो गया, ठीक है। ये 3 परमाणु ऐसे सीक्वेंस में सीधे परमाणु है, मैंने ये क्यों बनाया, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यदि a घन के किनारे की लंबाई है, ये किनारे की लंबाई कितनी होगी, a हो गई, तो घन में काय केंद्रित यानी ये बीच में जो परमाणु रखा हुआ है इसके और जो कोने पर यानी ये जो परमाणु रखा, इन दोनों परमाणु के बीच की दूरी कितनी है, मतलब इनके जो सेंटर पॉइंट है इनके बीच की दूरी देखेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट सही से बना देता हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो इनके बीच की दूरी की अगर बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी तो ये हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी ये हो गई। तो सेंटर पॉइंट से जो परिधि तक की दूरी होती है इसको त्रिज्या कहते हैं, तो ये r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी क्या हो गई, r हो गई। मतलब इन दोनों परमाणु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2r के बराबर है। और r इज इक्वल टू क्या होता है अपन जानते हैं, अगर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो r और a का रिलेशन मैंने बताया था, r इज इक्वल टू इसमें होता है √3a/2, ये होता है, सॉरी /4 ये होता है। तो अब इसमें आप क्या करो, ये r का वैल्यू, तो 2r का वैल्यू निकालना है, तो 2r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2r का वैल्यू मतलब ये 2 जो यहाँ है ये कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। इसको डबल कर दो, ये 1r का वैल्यू है, 2r का वैल्यू निकालना था, इसको डबल कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/2, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितनी आ गई, √3a/2। 1r का वैल्यू ये होता है, तो 2r का वैल्यू कितना होगा, इसमें डबल कर दो, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, √3a/2। तो ये आपका सवाल सोल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 वाला। न्यूनतम दोष वाला क्रिस्टल है, जो न्यूनतम दोष प्रदर्शित करता है आयरन ऑक्साइड। मैंने कहा था ऐसी धातुएं जो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित कर सकती हैं। आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, तो इसमें धातु न्यून दोष पॉसिबल है। फिर आपका आता है 53 वाला, धातु ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड जो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रकृति का होता है, तो यहाँ मैंने कहा था आप धातु के ऑक्साइड याद रखें, MnO2 याद रखें, ठीक है। और भी मैंने आपको कहा था निकिल के ऑक्साइड हैं, कॉपर के ऑक्साइड हैं, ये सब क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल कल पढ़ाए थे, आप वहाँ से देख लें। फिर NaCl तथा KCl में किस प्रकार का दोष होता है। आपके पास 2 क्रिस्टल है, एक NaCl है और KCl। इसमें पूछा गया कि किस प्रकार का दोष होगा, तो मैंने कहा था जब भी दोष आपको पहचानने आप सीधा यहाँ जाएँ। यहाँ आपको कौन सी धातु दिख रही है, क्षार धातु। अब क्षार धातुएं जो होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं, तो ये अंतराकाशीय अवकाश में तो जा ही नहीं सकती है, है ना। अपन ने पढ़ा था फ्रैंकल दोष के लिए क्या जरूरी है कि धातु जो आता धनायन जो होता है उसका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धनायन का आकार क्या है, बड़ा है, मतलब इसमें कौन सा दोष होता है, शॉर्टकी दोष होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो क्षार धातुएं होती हैं ये फ्रैंकल दोष क्यों प्रदर्शित नहीं करती है, तो आपको बताना है कि इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनायन जो होता है वो अंतराकाशीय अवकाश में जाता है, जबकि इनका आकार बड़ा होता है तो ये अंतराकाशीय अवकाश में नहीं जा सकते। मतलब इनमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष होता है। मतलब शॉर्टकी दोष का मतलब तो जानते हो, एक धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो ये बाहर चले जाते हैं, तो इनमें शॉर्टकी दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
55 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, काय केंद्रित इकाई कोशिका में समन्वय अंक होता है। काय केंद्रित मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी के बीच में रखा हुआ है। अगर आप बीच में अगर परमाणु रखते हैं तो ये जो मैं 8 पॉइंट बना रहा हूँ, जो कोने बना रहा हूँ, ये सभी कोने उसको घेर के रखेंगे। देखेंगे ध्यान से अभी अपन क्वेश्चन। चलिए, ये तो अपना यूनिट सेल बन गया, सिंपल वाला यूनिट सेल हो गया। अब काय केंद्रित की बात करी गई है, मतलब यहाँ पर एक परमाणु जो होता है इसके सेंटर में है, तो ये बीच में एक सेंटर में एक परमाणु उपस्थित हो गया। ये पूरी बॉडी के बीच में रखा हुआ है ना, तो यहाँ बीच में बना दिया मैंने ये। अब मैं इस परमाणु की बात करूँ तो इस पर ये परमाणु कितने परमाणु से घिरा हुआ है, 8 कोनों के परमाणु से घिरा हुआ है, सभी से इसका संपर्क है। अगर आप एक रूम है उसके बीच में एक बॉल रखते हैं तो ये बॉल जो है सभी 8 कोनों पे कांटेक्ट में रह सकता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ये एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा हुआ, 8 परमाणु से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। याद रखेंगे आप, जब भी आपको पूछा जाता है कि बीसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय अंक कितना होता है तो 8 होता है। एग्जाम्पल पी याद रखें, सीजियम क्लोराइड, यहाँ बीच में सीजियम होता है, अभी जस्ट इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है। चलिए अगला देखते हैं, 56 वाला देखें। 56 वाले में कहा गया इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, मैंने इसको कैसे निकालना है वो बता दिया था, ZmA3n A, ये वो गेटो नंबर होता है, ये आयतन है, ये इकाई कोशिका में उपस्थित अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, और ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। फिर आता है 57 पे, तो 57 वाला है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में, आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, वही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले सोल्व किया है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में कहा गया है कि इनके अणुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो सीजियम कहाँ होता है, सीजियम यहाँ बीच में होता है, और एक परमाणु क्लोरीन का होता है कोने पे होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट अपन ने सोल्व किया था, क्या आया था, √3a/2, 2r के बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर, तो 1r बराबर क्या होता है, √3a/4, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर आ जाएगा, √3a/2। तो तरीका अलग हो गया, वहाँ उसने बीसीसी यूनिट सेल कहा था और उसमें कहा था कि एक केंद्र में उपस्थित है और एक कोने पर उपस्थित, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, और यहाँ इसने सीधा कहा कि सीजियम क्लोराइड के अणुओं के बीच में कितनी दूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीजियम क्लोराइड जो होता है इसमें कौन सी यूनिट सेल होती है, बीसीसी, अभी मैंने यहाँ समझा दिया था, ठीक है। तो इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, काय केंद्रित इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या, बीसीसी यूनिट में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो कोने पर उपस्थित होता है, कोने का कितना हो जाएगा, एक तो कोने पर होता है, कोने का कितना हो जाएगा 1/8 × 8 = 1, और एक कहाँ उपस्थित होता है, केंद्र में, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने हो गए, 2 परमाणु, आसान है। फिर 59 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ब्रैग समीकरण याद रखना, ये 12th में पढ़ा है, n λ = 2d sin थीटा, ठीक है। इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बेसिक जब पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे। ये समीकरण आपको याद रखना है, ब्रैग समीकरण क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 60 की अगर बात करें, सहसंयोजक क्रिस्टल में रचक कण होते हैं, यदि आपका क्रिस्टल जो है वो कैसा है, सहसंयोजक टाइप का। मैंने कहा था कि आपको जो क्रिस्टल के 4 क्रिस्टल के जो प्रकार अपन ने पढ़े हैं उसमें आपको क्या याद रखना है, मैंने कहा था आप रचक कण याद रखें और उनके बीच लगने वाला बल याद रखें। तो जो उनके बीच जो बल लगता है उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, और एक क्वेश्चन ये आ गया कि इनमें कौन से रचक कण होते हैं। तो सहसंयोजक परमाणु मतलब क्या, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहा, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, डायमंड इसका एग्जाम्पल है, सब में क्या होता है, कार्बन आपस में बॉन्ड बना के रखता है। तो यहाँ पर बॉन्ड किसने बनाया है, कार्बन के परमाणु ने, मतलब रचक कण यहाँ पर कौन हो गया, परमाणु। तो सहसंयोजक क्रिस्टल में रचक कण क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 वाला। 61 वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें कहा गया है फेकोनी, मैंने याद करने का तरीका भी ये बताया था, आयरन, कोबाल्ट और निकिल की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, मैंने याद ही इसी ट्रिक से करवाया था। फेकोनी से आप याद रखेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ को, लोह चुंबकीय पदार्थ को। फिर अगला क्वेश्चन है 62 वाला, इसको देखेंगे। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 जो होता है इसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और यहाँ पर अणु, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर इस यौगिक को बना रहे हैं, मतलब ये आपका क्या हो गया, आणविक क्रिस्टल हो गया। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस CO2 को कहते हैं, और ये किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो आणविक क्रिस्टल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 वाला। इसमें क्या है, ठोस क्रिस्टल की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि की थोड़ी सी मात्रा मिलाना। यदि कोई आपका पदार्थ जो है उसकी चालकता कम है या वो कुचालक है तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए अपन 2 तरीके यूज़ करते हैं, एक तो तापमान बढ़ाते हैं और दूसरा तरीका मैंने बताया था अशुद्धि को मिलाते हैं। तो थोड़ी सी अशुद्धि क्रिस्टल के अंदर उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है ना। एक और इसको कहा जाता है अपमिश्रण, ठीक है,
डोपिंग, ये भी अपन ने कल ही पढ़ा है। चलिए अगला देखते हैं 64 वाला क्वेश्चन देखेंगे। किसी क्रिस्टल में एक धनायन तथा एक ऋणायन रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष कहलाता है। एक धनायन रिक्तिका हो गई और एक किसकी हो गई, ऋणायन की रिक्तिका। मतलब कोई क्रिस्टल है उसमें से एक धनायन बाहर चला गया तो धनायन रिक्तिका बन गई, और एक ऋणायन बाहर चला गया तो ऋणायन रिक्तिका बन गई। मैंने कहा था जब क्रिस्टल में से जितने धनायन निकलते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो शॉर्ट की दोष लगता है। बाहर चले गए मतलब शॉर्ट लग गया, याद रखना था ना अपन ने इसको ऐसे, शॉर्ट की दोष। ठीक है, 65 वाला देखें। धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण है। धात्विक क्रिस्टल में आपको क्या लिखना है, कॉपर लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, जिंक लिख दिया, सिर्फ धातु लिखना है, उसके साथ हैलोजन को नहीं लिखना है। ठीक है, धातु लिखना है। ठीक है, गोल्ड लिख लिया, एजी लिख लिया। ठीक है, ये सब क्या है, धात्विक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है आपका 66 वाला, आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण लिखिए। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा, इन सबके साथ हैलोजन लिख दो। ठीक है, यानी आपका हो गया NaCl, KCl, ZnCl2, AgBr, ये सब क्या हो गए, मतलब आयनिक क्रिस्टल मतलब आयन से मिलकर बने हुए। इन सब पे क्या जाएगा, हैलोजन साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसमें माइनस चार्ज है, इस पे प्लस है, मतलब इसमें केटायन और एनायन है। आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, रचक कण आयन से होते हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं अपन 67 में क्या कहा गया है। SiC किस प्रकार का क्रिस्टल है। देखो आपका कौन सी फैमिली से आ गया, कार्बन फैमिली से आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल। फिर आ गया आपका 68 वाला, त्रिज्या अनुपात का सूत्र है। तो त्रिज्या अनुपात मतलब क्या होता है, जो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो ये इसका सूत्र है, धनायन की त्रिज्या अपन ऋणायन की त्रिज्या। फिर देखें 69 वाला, F केंद्र किसकी उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में कलर उत्पन्न करता है। तो F केंद्र क्या होता है, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब अपन बात करें, जब क्रिस्टल में से जब ऋण आयन बाहर चला जाता है, क्रिस्टल में से जब ऋणायन बाहर चला जाता है, मतलब अपन ने धातु अधिक के दोष जब पढ़ा था उसमें देखा था कि ऋणायन रिक्ति का दोष पढ़ा था। तो ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो जब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाता है तो उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र कहा जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि एफ केंद्र की वजह से क्रिस्टल में क्या जाता है, कलर उत्पन्न हो जाता है। तो जो क्रिस्टल के अंदर जो कलर आ रहा है एफ केंद्र की वजह से आ रहा है। तो एफ केंद्र होता क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो कलर आया वो किसके कारण आया, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आया, क्योंकि एफ केंद्र का इससे बना, जो ऋणायन निकला उसके स्थान पर कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिया है। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि एफ केंद्र क्या होता है, तो आप सॉलिड स्टेट का पार्ट 9 देखें न्यूटन एकेडमी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। 69 वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप 70 वाला देखें, परमाणु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो ये 11th का क्वेश्चन है। कणाद ने सबसे पहले आपको परमाणु की अवधारणा दी थी। अब मैं जब एटम पढ़ाऊंगा तब आपको जो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ये सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सोल्व करके देखें। पहले आप लोग एक बार तो मैंने जो पढ़ाया है उसको देख लें, फिर वापस से मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक देने वाला हूँ, पूरे नोट्स का जो समरी मैंने इसमें कुछ बनाया है वो समरी का भी मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, और जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया उन सारे ऑब्जेक्टिव का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप यूनिट फर्स्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब आपको क्या करना है, अब आपको NCERT की बुक उठाना है और उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो सारे कवर कर लेना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आज पढ़े हैं, थोड़े दिन बाद फिर गायब हो जाएंगे। ऐसा अपने को नहीं करना है। केमिस्ट्री को सरल बनाना है तो मेरे साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।